हाँ भाई, कम बच्चे आए अभी तो। कल आया था तुम में से कोई? जी सर जी। कल भी कमाए होंगे काफी। हाँ जी सर। और आज तो मैंने बोला था डिस्कशन के लिए, नहीं आएंगे तो फिर पढ़ाना पड़ जाएगा। टॉपिक आगे का हो जाएगा, फिर कहेंगे कि हमारा टॉपिक निकल गया। हाँ, देखो क्वेश्चंस देखो। मॉर्फोलॉजी के थे ना? मॉर्फोलॉजी का डिस्कशन था। तो सेकंड वाला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है सेकंड वाला देखो। सर शुरू से कराते हैं ना। नहीं, एक तरफ से क्वेश्चन सारे डिस्कस थोड़े होते हैं, जो प्रॉब्लम होते हैं वही तो होते हैं। सर भी कराने हैं। तो तूने की नहीं है क्वेश्चन अटेम्प्ट इसीलिए। हाँ बेटा। And select the correct option. हाँ, करेक्ट ऑप्शन। Option. Statement one or statement two. स्टेटमेंट वन बताओ क्या है। Root cap protect the root meristem from the fraction of the soil and its outer cells are cons- conceived continuously replaced by never मैं इसमें देखता हूँ, वो क्वेश्चन भेजे थे ना मैंने। क्या नाम है ग्रुप का उसका? सर जी एस्पर। सेकंड वाला पूछ रहे हैं वाली। देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें, रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट मेरिस्टेम फ्रॉम द फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल एंड इट्स आउटर सेल्स आर कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय न्यूअर वंस, है ना? तो ये बोल रहे हैं बेटा कि जो रूट कैप होता है, जो रूट मेरिस्टेम है ना, आप जानते हैं रूट मेरिस्टेम को प्रोटेक्ट करता है रूट कैप। जैसे ये रूट का मेरिस्टेम, इसको प्रोटेक्शन किसने दे रखी है? मैंने बताया था पहले भी, रूट कैप ने। आपको पता है ये मेरिस्टेम होता है, ये मेरिस्टेमेटिक जोन। इसके बाद में बेटा एलोंगेशन जोन होता था, याद है? जी सर जी। और फिर परमानेंट। और उसके बाद में परमानेंट। परमानेंट या रूट हेयर वाला होता था, जहां से रूट हेयर निकले रहते थे, मैचुरेशन जोन। तो देखो रूट कैप बेटा प्रोटेक्ट करेगा नहीं करेगा? भाई मेरिस्टेम को प्रोटेक्ट तो करेगा ही। और इसकी जो आउटर सेल है कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय न्यूअर वन। एक्चुअली में क्या होता है, जब ये ऐसे सॉइल में पेनिट्रेट करने में भी हेल्प करता है, और इसकी जो सेल्स है ना बेटा वो रिप्लेस होती रहती है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार खत्म हो गया तो डैमेज हो गया, है ना? सेल्स रिप्लेस होती रहती है इसकी। ये बात सही है। दूसरा है स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ सॉइल फ्रिक्शन, सॉइल का जो उसके पे फ्रिक्शन पड़ेगा, डैमेज द आउटर सेल्स ऑफ रूट कैप विच आर पील्ड ऑफ एंड रिप्लेस बाय न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय रूट मेरिस्टेम। बिल्कुल बेटा, एक बात बताओ, मैं अभी जो बात कर रहा था ना वो इसीलिए तो, क्योंकि बार बार वो जो उसके सॉइल के उसमें कांटेक्ट में आएगा, घिसेगा ना। फ्रिक्शन का मतलब है उसके कांटेक्ट में आके। तो अगर कोई चीज आप जैसे कोई लकड़ी है, कुछ भी आप दीवार पे से मारोगे तो उसके आगे का किनारा भी तो कुछ डैमेज होगा, या वो मोथरा होगा, है ना? मोथरा मतलब ब्लंट होगा। तो ऐसे ही वो रूट कैप के भी ऊपर की बेटा बाहर की कुछ सेल्स डैमेज होती रहती हैं बार बार टकराने से सॉइल से, और वो फिर रिप्लेस हो जाती है नई सेल से। तो ये सेंटेंस दोनों ही आप जानते हो, देखो दूसरा वाला भी कनेक्ट है पहले वाले से, इसीलिए इसका आंसर आना चाहिए ए। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, देखो क्या दिया आंसर इसका, यही है ना? दोनों। तो ये हमें अब अपने याद रख सकते हो आप कि जो बाहर वाली सेल्स हैं वो फील्ड ऑफ का मतलब होता है हट जाना, और नई सेल्स आ जाती हैं रिप्लेस करके। बेटा तुम लोगों ने भी किए थे क्वेश्चंस, और किस किसने किए थे? किए थे बेटा? चलो अच्छी बात है।
और बताओ पहले पेज पर देखो किसी और की कोई प्रॉब्लम 9 तक। ये तो क्वेश्चन सेकंड था। 9 तक है कोई, देखो जरा। एक क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ये उसको कट करा दिया है ना। हाँ तो उसको मैंने बता दिया था पहले, जरूरत नहीं है आपको ज्यादा। 7 वाला, 7 है मिसमैच पेयर वाला है ना। मिसमैच पेयर देखना है हमें। तो इसमें पहला ऑप्शन है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम आगे लिखा हुआ है कि डाइकॉट, है ना। तो डाइकॉट में तो टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, आप जानते हैं बड़े बड़े प्लांट्स को तो सपोर्ट देने के लिए टैप रूट्स होती हैं। दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम, मोनोकॉट। ये बात भी सही है, क्योंकि मोनोकॉट में फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं बेटा, जो काफी है ना एब्जॉर्ब कराती हैं, सरफेस एरिया बढ़ाती हैं एब्जॉर्प्शन का। एक है फेसिकुलेटेड रूट्स। फेसिकुलेटेड रूट्स में डहेलिया और एस्पेरेगस आ जाओ। डहेलिया एस्पेरेगस होता है, गलत है। कुरकुमा लिखा है। पता है कुरकुमा किसका नाम होता है? नहीं जानते? कुरकुमा टर्मरिक, हल्दी का नाम है। कुरकुमा किसका नाम है? तो बेटा टर्मरिक या हल्दी का नाम है। इसका मतलब इसमें तो आप जानते हो क्या होता है, राइजोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? राइजोम। क्लासरूम तो काफी बड़ा है ये वाला। और चौथा है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट शुगर केन, ये मैंने बताया है। देखो ये मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया तुम्हें, कि शुगर केन में स्टिल्ट रूट पाई जाती हैं, शुगर केन में और मेज में, सोरघम में, है ना बेटा। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया आपका ये वाला फेसिकुलेटेड वाला, तीसरा। सी आंसर है इसका, देख लेना। क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फेसिकुलेटेड में क्या आना चाहिए था? एस्पेरेगस और डहेलिया। वो एग्जाम्पल आते। और कोई 9 तक? एट्थ है, देखो एट्थ। मॉनली फॉर्म रूट्स दे रखी है ना, मॉनली फॉर्म रूट्स किसमें पाई जाती हैं? एट्थ वाला, हाँ। मॉनली फॉर्म रूट्स बेटा या बीडेड रूट्स? ये पाई जाती है मेमोल्टका में। किसमें पाई जाती हैं? मोमोल्टका, है ना बेटा। मॉनली फॉर्म रूट्स या बीडेड रूट्स। और ये नोट कर लेना अगर जैसे नहीं पता हो किसी। मॉनली फॉर्म या बीटेड रूट मोमोल्ट, पता कौन है ये मोमोल्ट का? करेला। हाँ, बिटर गार्ड होता है ये। करेला भी लिख दिया मैंने, करेला। अगर बीटेड की बताऊं मैं बात, वैसे इसमें होती कैसे है, देखो बीटेड ऐसे होती है। ऐसे, समझ गए? ये बीड, बीड जैसे मतलब ऐसे गांठ सी बनी हुई, बीडेड। या मोती से बने हुए ऐसे जगह जगह पे स्वेलन होती है, इसको बीडेड बोलते हैं। और 22 तक देखो, मतलब कर सकते हो आप ये बीडेड वाली रूट को। 11,
11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप लोग। गिवन आर सम डिफरेंस बिटवीन एन अंडरग्राउंड स्टेम एंड ए रूट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज इनकरेक्ट पेयर ऑफ डिफरेंस। यानी इनकरेक्ट हमें डिफरेंस वाला वो पता लगाना है, पेयर कौन सा है ना बेटा। पहला अंडरग्राउंड कौन है? स्टेम। और दूसरा कौन सा है? रूट। पहला पॉइंट, इट इज डिफरेंशिएट इनटू नोड इंटरनोड। भाई स्टेम है चाहे अंडरग्राउंड वाला, ये तो करेक्टर है ना उसका। रूट में इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू नोड इंटरनोड। ठीक है, ये सही है। दूसरा है, इसके लीव्स आर प्रेजेंट एट द नोड, इसके लीव्स आर एब्सेंट इन द रूट। तीसरा है, एक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ, इसके लीफ, एक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द रूट टिप्स। ये आप जानते हो रूट टिप्स पे तो कभी नहीं प्रेजेंट हो सकती, है ना, एक्सिलरी बर्ड। ठीक नहीं है ये। पांचवा है, चौथा, ब्रांचेज अराइज एक्सोजेनस। हाँ, स्टेम की ब्रांच मैंने बताई थी तुम्हें, एक्सोजेनस होती हैं, और रूट की कैसी होती है? एंडोजेनस। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर यूजुअली प्रेजेंट अंडरग्राउंड। बेटा अंडरग्राउंड स्टेम के ऊपर फ्लावर्स और फ्रूट कहाँ हुए नॉर्मली? है ना, वो तो अंडरग्राउंड स्टेम है ना। और लिखा फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर एब्सेंट। दीज यूजुअली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज। दीज ऑलवेज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज। ओके ओके, अब ऐसा हमारे पास तीसरा जो गलत डिफरेंस है, तीसरा है एक तो, पांचवा, छठा। छठे में पता है क्या गलत ले सकते हो? छठे वाले में गलती ले सकते हो, ये लिखा है ना रूट में। क्या हमेशा रूट का काम फूड स्टोरेज होता है? आप जानते हैं वो तो अलग अलग काम उसका वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन का है ना, या फिर सपोर्ट देने का, एंकरेज करने का मेन काम जो है, वो तो मेन काम तो ये है उसके। फूड स्टोरेज वाले हमेशा थोड़ी होता, ऑलवेज लिखा हुआ है, इस पर गलत है। देखो इसका क्या दिया, ये दिया होगा आंसर, थर्ड वाला दिया होगा है ना, मतलब हाँ सही है। मेरा क्वेश्चन है 39। नहीं 39 बहुत आगे है, 39। सीक्वेंस चल रही है 22 तक, सेकंड पेज पे हैं अभी हम। ये 22 तक देखो, किसी का कोई और है तो। हेलो, चले आगे बढ़े तो 34 तक देखो। 34 तक, 31 32 तो कट रखे हैं, वो आपको जरूरत नहीं। 34 तक देखना, बताओ क्वेश्चंस किए थे कुछ? नहीं यस सर। नहीं, इधर नीचे कर रहा हूँ। सर मेरे पास फोन नहीं है। तेरे पास तो क्या किए थे बेटा तूने? चलो जल्दी आओ। हाँ भाई 34 तक है देखो। सर 34 है। 34 ही है। 34। 34th वाला क्वेश्चन है, देखें आप। इसमें फाइनली डायसेक्टेड लीफ मे बी एन अडेप्टेशन ऑफ, क्योंकि पहले तो तुम लोगों की प्रॉब्लम से ले ले रहा हूँ, फिर बाद में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से इसमें है ना, तब डिस्कस कर रहा हूँ। फाइनली डायसेक्टेड लीफ, बेटा फाइनली डायसेक्टेड लीफ का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कटी फटी लीफ होना, है ना, जैसे होते हैं ना कटी फटी रिबन लाइक हो गई पतली, है ना। तो पता है ये कटी फटी लीफ क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वाटर के लॉस को रोकना है। जितना लीफ ब्रॉड होगी, मतलब जितना लीफ चौड़ी होगी, उतना फैली हुई, उतना ही उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो उसका वाटर लॉस भी तो ज्यादा होगा ट्रांसपीरेशन में। तो इसीलिए अगर लीफ बेटा पतली होगी, नैरो होगी, स्पाइन में कन्वर्ट हो गई है, या बहुत कटी फटी है, तो उसका सरफेस एरिया भी तो कम हो गया। और जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो आप जानते हैं वाटर का लॉस कम होगा ट्रांसपीरेशन में, यस सर। है कि नहीं। तो ये किसका अडेप्टेशन होना चाहिए? जीरो फाइट का। किसका होना चाहिए? जो पहला वाला ऑप्शन ना बेटा, जीरो फाइट। जीरो फाइट वो प्लांट होते हैं जो पानी की कमी फेस करते हैं, डेजर्ट एरिया में रहते हैं। क्या है? जीरो फाइट टू रिड्यूस वाटर लॉस।
चलिए साहब, 34 वाला हो गया। कोई बच्चा 35 बोल रहा था। 35 वाला क्वेश्चन देखेंगे, स्टडी द गिवन फिगर्स एंड आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ फिलोटैक्सी। आपको फिगर देखकर फिलोटैक्सी बताना है। तो देखो, जो पहला वाला दिख रहा है उसमें क्या है बेटा, एक नोड पे एक ही है। आप देखें ऊपर गौर से, कोई एक साथ नहीं है सामने, एक नोड पे एक लीफ है, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। मुझे तो लग रहा है सीक्वेंस वाइज ही लिखी हुई है। यस सर। दूसरा वाला तुम देखोगे इसमें अपोजिट है, यस सर। पूरा का पूरा एक नोड पर दो लीफ हैं, पूरा बंच है ना, इकट्ठे बेटा, बंच नहीं सॉरी, दो लीफ अपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई हैं। यस। और जब दो लीफ होती हैं एक ही नोड पर तो अपोजिट होता है, बताया था मैंने। और तीसरा वाला वर्ल्ड या वो है वर्टिसिलेट, क्योंकि ऊपर पूरा वर्ल लगा हुआ है। वर्ल है ना बेटा, या होरल बोले आप, WHORL, मतलब पूरा एक पंच सा लगा हुआ है एक ही नोड पर। यस सर। क्लियर है? और कोई बच्चे बताओ मुझे, देखो 49 तक। 39 जिसमें भी कोई दिक्कत हो कोई भी तो तुम पूछ सकते हो, जो भी दिक्कत हो। हाँ 39। हालांकि देखो बेटा, मैं बताऊं तुम्हें, जो क्वेश्चंस आएंगे अगर नीट में, वो डायग्राम एनसीईआरटी का ही आएगा। कैसा आएगा? एनसीईआरटी का ही डायग्राम आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी इसमें देख के हम पहचान सकते हैं। ये बोल रहा है, डिफरेंट पार्ट ऑफ ए लीफ आर मॉडिफाइड इनटू टेंडल which help the plant in climbing up. Identify the type of tendril that is seen in clematis. जो क्लीमेटिस में देखने को मिलता है ना, वो बताना है। तो वैसे तो मैं क्लीमेटिस में तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने बताया था तुम्हें क्लीमेटिस वाला लीफ टेंडल का एग्जाम्पल में बताया था मैंने, भूल गए हो तुम? मॉर्फोलॉजी में देखो मैंने लिखवाया था ना जो बेटा, देख जरा, पिटियोलर टेंडल बताया होगा मैंने, या टेंडुलर पिटियोल। हाँ बता, लिखा है देख। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ, है ना, देखा, मैंने लिखवाया हुआ है, पिट्यूलर टेंडिल या टेंडिलर पिट्योल, और उसी पर क्वेश्चन है, देख लो। तो ये हमें इसका मतलब पिट्योल, या हमें डायग्राम से देखना है, तो हमें डायग्राम पर पता है क्या देखना है कि किसमें डायग्राम में पिट्योल मॉडिफाई हो रहा है टेंडिल बनाने में। तो बेटा जरा बी वाले डायग्राम को देखो तुम, उसमें जो डंठल है ना बी, यस सर। वो जरा देखना, उसके सपोर्ट के चारों ओर कॉइल्ड हो रहा है, मतलब ऐसे हो रहा है, नहीं ले रहा सपोर्ट। कोई जरूरी नहीं कि पूरी स्प्रिंग बना रहा हो, लेकिन आप देखें यहाँ पे जो पिटियोल है उसके सपोर्ट के चारों ओर ऐसे, है ना, सपोर्ट ले रहा है। बाकियों में, डी वाले में तो टॉप से निकला हुआ है, सी वाले में कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि पिटियोल अलग है, और उसके अलावा साइड से हो सकता है स्टिप्यूल के बने हुए टेंडल हो। ए वाले में भी पता नहीं चल रहा है कि कहां से निकला, है ना बेटा। यस सर। तो इसीलिए ये हमारा पिटियोलर काउंट हो जाएगा, पिटियोलर टेंडल। ठीक है, यस सर। चलो आप देखिए, इसके अलावा बेटा 39 हो गया, नेक्स्ट वाला कौन सा है? नेक्स्ट। 40 वाला तो मैंने लिखवाया हुआ है, लीफ टिप टेंडल, है ना। लीफ टिप पता है, लीफ टिप या लीफ अपेक्स टेंडल ग्लोरियोसा, इसका आंसर ग्लोरियोसा। ये मैंने, ये भी बताया था मैंने, नोट कराया था, क्योंकि देखो टेंडल के टाइप काफी सारे होते हैं। और 49 तक बताओ भाई। तो देख लो, जिन बच्चों ने किए हैं वो तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे और उन्हें पता रहेगा, हाँ चलो। और मैंने 3 दिन पहले इसीलिए, एक बच्चे ने मुझे वो मैसेज भी किया, याद दिलाया, सर तूने दिलाया था बेटा, याद है? तो मैंने इसीलिए उस दिन शाम को डाल दिया, इसमें मैसेज आया था इसका कि सर वो डाल दो। मैंने क्वेश्चन डाल दिए थे कि चलो तुम्हें मौका तो मिल जाएगा, टाइम तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने नहीं किया ज्यादा बच्चों ने, ये गलत बात। 49 तक कोई नहीं है? 49 है। 49 है, पार्किंसोनिया देख लो आगे, पार्किंसोनिया है, याद है? फिर लोड, क्वेश्चन नंबर 49, स्मॉल रूटलेस एक्वाटिक हर्ब
इन विच ए पोर्शन ऑफ लीफ फॉर्म ए टिनी स्नेक या टाइनी, मतलब बहुत छोटा स्नेक नहीं, सैक, सैक और ब्लेडर विच ट्रैप वाटर इंसेक्ट, मतलब एक्चुअल में इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए उसका जो लीफ है, लेमिना है, वो कुछ बनाता है स्ट्रक्चर। किसको? इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए, है ना बेटा? तो वो ब्लेडर बोला जाता है। और पता है प्लांट होता है ब्लेडर वार्ट, इंसेक्टिवरस प्लांट। Yes, sir. मुझे ऐसे याद आ रहा है मैंने नाम, हाँ, मॉडिफिकेशन ऑफ लेमन इंसेक्टिवरस प्लांट में बताया था मैंने कि, है ना बेटा, कि वो मॉडिफाई हो जाता है ब्लेडर में, ब्लेडर वार्ट होता है, पिचर वाला पिचर प्लांट होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं ना। Yes, sir. तो इसका आंसर आएगा बेटा यूट्रिकुलेरिया ब्लेडर वार्ट, लिखा होगा देख लेना, है ना, Sir. ब्लेडर वार्ट, यूट्रिकुलेरिया। अब आप आगे देखें, 60 तक बताएं, 60 तक। हाँ बेटा, 51 कह रही बच्ची, ठीक है। 51 है, इन्फ्लोरेसेंस इज ए कॉम्पैक्ट स्पाइक लाइक विद स्मॉल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, मतलब कॉम्पैक्ट स्पाइक लाइक है, लेकिन पता है उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाला है, तो स्पाइक नहीं है। एक ऑप्शन स्पाइक भी दे रखा है, स्पाइक लाइक है। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इसका आंसर है कैटकिन। क्या आंसर है? कैटकिन, क्योंकि मैंने कैटकिन में बताया था तुम्हें, और कैटकिन में ही ध्यान रखना, अगर नहीं भी बताया हो उस समय पे, वैसे तो मुझे याद आ रहा है, बोला था मैंने। ऐसे पेंडेंट स्पाइक होता है, एक तो लटका हुआ स्पाइक, जब मैंने बताया था मलवरी सहतूत। Yes. और पता है कैटकिन में नॉर्मली यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो इसका आंसर कैटकिन आएगा, एक ऐसा पेंडेंट स्पाइक होता है विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और कोई 60 तक बताएंगे, 60 तक? क्वेश्चन नंबर 60 तक। नहीं है 60 तक? 73 तक बताएं। 73 तक बताएं, अपनी अपनी प्रॉब्लम जिसकी भी हो। ये तो पहचान लेते हो ना आप प्रॉपर, जैसे ये है 71 वाला डायग्राम दे रखा है ना, कि कौन सा फिगर है ये? Right. एक्जाइल, क्योंकि कैसे पहचान में आ रहा है बेटा? Sir, जो महंगे हमारे ओब्यूज तो साइड पर महंगे और इसमें ये पाए जा रहे हैं फैक्टर्स। हाँ शाबाश, क्योंकि पहचान का तरीका भी तो पता होना चाहिए, कि हमने आंसर तो देख लिया मान लो कि क्या है, तो हमें ये पता होना चाहिए क्यों है ये एक्जाइल, क्योंकि इसमें ओव्यूल्स पाए जा रहे हैं सेंटर में, प्लेसेंटा पर लगे हुए, और क्या है, और इसमें सेप्टा हैं, और सेप्टा होते हुए एक्जाइल हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। और देखो, एक मैंने 68, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया है, 68 भी 67 एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बताया था ना, 67 सिंजेनेसियस कंडीशन स्टेमिन की किसमें फैमिली में पाई जाती है ना, एस्ट्रेसी सनफ्लावर वाली, क्योंकि मैंने बताया था ना सिंजेनेसियस अडेल्फस का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एंथर फ्यूज रहते हैं, फिलामेंट फ्री रहते हैं, तो इसको बोलते हैं सिंजेनेसियस कंडीशन। तुम ये सोच रहे थे ऐसे लिखवा रहे हैं, नहीं, वो क्वेश्चन ही थे जो बता रहा था, मैं लिखवा रहा था, जो उन पे क्वेश्चंस आए देख लो, हैं बने हुए। एस्ट्रेसी या कंपोजिटी सनफ्लावर वाली फैमिली। 68 वाला, ये भी देखो, मोनोथिकस एंथर। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, हो गया था, सिंगल एंथर लोब होना, ये एक्सेप्शन बताया था, कौन सी? मालवेसी फैमिली, मालवेसी में सिंगल एंथर लोब पाया जाता बस। क्योंकि क्वेश्चन जब तक बेटा करोगे नहीं, पता कैसे चलेगा तुम्हें कि क्या आता है क्या नहीं आता है, फिर तो मतलब एक धोखा या छलावा है, कि आए, अपना घर वालों को भी ये बताया कि हम जा रहे हैं पढ़ने, यहाँ से गए घर, खा पी के सो गए, फिर आए, अगले दिन तैयार होके फिर आना है हमें। जब तक आप, है ना,
अपने आप को टेस्ट कर ही रहे, फिर आप सीधे एग्जाम में उतरोगे, मतलब युद्ध क्षेत्र में सीधे जाओगे बिना किसी प्रैक्टिस के। तो हार होनी ही होनी है, जीत कैसे हो जाएगी? ये चीजें तुक्के पे नहीं चलती। अरे हमारे नसीब में होगा, हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? क्या कोई और तुम्हारा हाथ पकड़ के भर देगा गोले? नहीं भर सकता। लेकिन तुम रियलाइज ही नहीं करते इस बात को। इस बात का मुझे काफी अफसोस है कि जो बच्चे हैं, है ना, इतने मैंने प्रयास से उन्हें पढ़ाया है, वो कर रहा हूँ, तब भी देखो, मतलब क्वेश्चंस को ट्राई केवल गिनती के बच्चों ने किया है, बाकियों को टाइम नहीं मिला 3 दिन से। कमाल है। 87 तक बताओ। हमारी फैमिली से 76। 76। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कमाल का है, वो मैंने पढ़ाया है, देख। क्या नाम बेटा तेरा? सोए। देख इसमें कैरियोप्सिस वाला बेटा फ्लूट मैंने पढ़ाया था, जब फ्लूट्स पढ़ाए थे ना, फ्लूट, तो मैंने एक कैरियोप्सिस पढ़ाया था बेटा, जिसमें मैंने बताया था कि मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप है और ये मोस्ट एडवांस फ्लूट है। कैसा फ्लूट है ये? मोस्ट एडवांस। मोस्ट एडवांस फ्रूट हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि चक्कर क्या है, इसमें सीड कोट और पेरिकार्प फ्यूज रहता है, और ये सीरियल्स में पाया जाता है। ये तो बोल रहे हैं। आप बताओ कि आप, ये मेज, व्हीट, राइस, ये सीरियल्स हैं, इनमें से आप जो दाना है इसका, ग्रेन, ग्रेन मतलब दाना, क्या आप उसके अंदर से सीड को निकाल सकते हो? एक ही है वो, वही सीड है, वही फ्रूट है, चिपकी हुई है वो, पेरिकार्प उसकी सीड को चिपकी हुई है। मैंने बताया भी था वो मेज का वो डायग्राम सा बना के, जब सीड की बात आई थी तब भी मैंने ये बात बताई थी तुम लोगों को। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भले एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया हो लेकिन उधर करके मेज ग्रेन दिया है उधर साइड। क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कुछ चीजें अलग होती हैं, रियलिटी अलग होती है। अभी एनटीए ने कुछ वो निकाला है यस सर सिलेबस से, यस सर है ना, आप अवेयर हो ना उससे? तो उसमें कुछ टॉपिक्स हटा दिए, रिड्यूस हो गए। जैसे मैं आपको बता दूं, डाइजेशन नहीं, यस सर उसमें प्लांट ट्रांसपोर्ट, मिनरल न्यूट्रिशन नहीं, यस सर नहीं फैमिली कुछ और दे दी है, नहीं ये वो कुछ फैमिली 3-4 है नीट के सिलेबस में, बताऊंगा मैं, बताऊंगा जो सिलेबस में नीट के में दे रखी फैमिली अलग है, और ग्रेमनी है, पता नहीं मालवेसी भी आ गई है, देखूंगा। और पता है, इन्वायरमेंटल इशू 12th में से हटा दिया है, यस सर स्ट्रेटजी, फूड वाले प्लांट की स्ट्रेटजी, प्लांट, वो चैप्टर हटा दिया है, और एनाटॉमी को थोड़ा रिड्यूस कर दिया है। अब एनाटॉमी में रिड्यूस क्या कर दिया है, एनाटॉमी में इन्होंने क्या किया कि टिश्यू रखा है, और एनाटॉमी ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, रूट, स्टेम, लीफ वगैरह, सेकेंडरी ग्रोथ, टिश्यू सिस्टम ही तो नहीं है बीच में, है ना? लेकिन एक बात बताओ, अब किसी से पूछो, बच्चा क्या सोचेगा कि ये तो टॉपिक नहीं है। अरे वो रास्ता तो उधर से ही जाता है, नहीं समझे? यहां से रोड जा रही है, बीच में खाई है, और फिर उधर रोड पे पहुंचना है तुम्हें, तो बीच में वाली रोड से के बिना कैसे पहुंच जाओगे तुम? तो वो, मैं खुलेआम इस बात को बोल रहा हूँ कि वो बेवकूफी है, जिन्होंने रिड्यूस भी किया है, उन लोगों की समझदारी का अभाव है। जब क्वेश्चन आएगा कि मोनोकोट स्टेम में किस टाइप का वास्कुलर बंडल है, या मोनोकोट रूट में, तो जब तक वास्कुलर बंडल पढ़ेंगे नहीं हम कि एक्जार क्या होता है, एंडर क्या होता है, रेडियल क्या है, कंजॉइंट क्या है, कोलेटरल क्या है, और वहां पे अगर सीधे डायरेक्ट पढ़ लेंगे तो रट्टा मारेगा क्या बच्चा, जब तक वो बंडल नहीं पढ़ेगा? मेरी बात नहीं समझे? तो वो चीज पता तो होगी तभी तो वहां पे पढ़ पाएगा उसको आगे। यस सर तो वो नहीं करना चाहिए, टॉपिक हटा दो, पूरा चैप्टर चलेगा। चैप्टर, एक ही चैप्टर में से अंदर में से बीच में से तुमने बस पोर्शन हटा के रख दिया, ये गलत है। पता नहीं क्या सोचा गया है। अरे आप या तो नया कोर्स बनाओ, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम की जानकारी दो, सभी टॉपिक की। तुमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया, बाकी सिस्टम सारे रख दिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी। यस सर ऐसे किया है। सर कॉकरोच भी किया 6 लोग आ रहा हाँ तो उसमें भी चक्कर है,
मेरे पास जो आया उसमें तो लिखा है कि ऑफ एन इंसेक्ट और ब्रैकेट में फ्रॉग है। अब उसको इंसेक्ट माने तो कॉकरोच है। अच्छा। जो मेरे पास में है उसका जो है ना, सर जी भेज दो। डाल दूंगा ग्रुप पे। और क्या बोल रही थी, कौन सा कह रही थी? 79 नहीं नहीं, वो वो बच्ची कह रही थी फैमिली वाली बात। मुझे भी याद दिला देना, मैं देख के बता दूंगा कौन कौन सी फैमिली है। बुक की अलग बात है। जो एनटीएन निकाला है ना, एनटीएन है पे वो निकाला है एक नीट के लिए, इस बार 2023 की नीट के लिए। बता दूंगा मैं तुम्हें टॉपिक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 76 वाला हो गया बेटा। तो ये है ना, ये अच्छा वाला तो 79। 79 है। ओके, डायग्राम से दे रखा है। वैसे तो मैंने बताया कि डायग्राम बाहर का नहीं आएगा, एनसीईआरटी का ही आएगा, है ना। लेकिन एक तो इनमें एनसीईआरटी का है, कौन सा, मैंगो। वो तो ड्रूप है, आम। तो ये तो पता चल गया आपको कि ये ड्रूप है। और ड्रूप दो ऑप्शन में है, ध्यान से देखना। एक है बी वाला, ए पेपो, और दूसरा है बलोस्टा। तुम्हें याद है मैंने बताया था, बलोस्टा होता है अनार। मैंने बताया था ना पोमग्रेनेट। अब तुम बताना ये पोमग्रेनेट का डायग्राम है जो दिख रहा है, ये वाला। और एक है पेपो। पेपो होता है कुकुरबिटा कद्दू वाली फैमिली में, ये उसका डायग्राम है। कद्दू है। खीरा वीरा कद्दू का जब सेक्शन लोगे उसका काटोगे, उसमें ऐसे चेम्बर मिलते हैं। और पेराटल प्लेसेंटेशन होता है। तो ये वही पेराटल पेरिफेरी से लगे हुए है ना, दिख रहे हैं ओव्यूल, देख लो। यानी इसे देखकर हम प्लेसेंटेशन भी आइडिया लग जाता है। तो ये पेराटल प्लेसेंटेशन है, जो मैंने तुम्हें बताया था ब्रेसिकेसी में और कुकुरबिटेसी में, इसलिए। तो ये 79 हो गया बेटा। और 87 तक बताओ कोई। 87 तक कोई भाई और बच्चा होता ना। अवेयर रहना चाहिए नीट के वाले बच्चों को। अब जैसे ये बच्चा बता रहा है कि वो देखा है आ गया है यहाँ चेंज, वो तो को पता ही नहीं है कि सिलेबस ही क्या है। जैसे हमने ट्रांसपोर्टर को पढ़े मिनरल न्यूट्रिशन, अब ऐसे अगर पहले से पता होती ना, तो उनको पढ़ने की वजह सीधे फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट करते टॉपिक। तो अब तक हमारे फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दो टॉपिक हो जाते उधर। 12th का तो पता है, तो उन्हें हम करेंगे ही नहीं उन टॉपिक्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म पहला वाला ही। तेरा चैप्टर है। हाँ, और 11th में डाइजेशन हट गया एक पूरा। प्लांट ट्रांसपोर्टर वो 3 यहाँ से हट गए, यहाँ पे थे 22, 19 यहाँ पे रह गए। और लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड भी काफी कुछ बहुत चीज कम सा कर दिया। 99 तक होता है भाई, क्वेश्चन नंबर 99 तक। 84 बेटा, 84 है। तो पीछे वाला ही था, देख ले। 87 तक ही था ये तो। 84 वाला है एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस का मतलब होता है, क्या मतलब होता है एल्बुमिनस का? एंडोस्पर्मिक सीड। ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, रहता है, पाया जाता है एंडोस्पर्म, उसको बोलते हैं हम एंडोस्पर्मिक सीड, एल्बुमिनस। फूड इज स्टोर्ड इन, तो एल्बुमिनस सीड में फूड किसमें स्टोर रहता है ना, एंडोस्पर्म में स्टोर रहता है। एंड एक्स एल्बुमिनस सीड में फूड स्टोर रहता है कोटिलेडन में। अच्छा क्वेश्चन। यानी अगर कोई भी डायकॉट तुम्हारे सामने नाम आता है मूंगफली, ग्राउंडनट या पीनट, तो तुम आंसर लगाओगे कोटिलेडन में फूड स्टोर है उसके। किसमें स्टोर है? क्योंकि वो डायकॉट है। अगर आता है तुम्हें मेज, मेज है ना, तो आप बोलेंगे, या कोकोनट, तो आप बोलेंगे एंडोस्पर्म, क्योंकि वो मोनोकॉट है। और तो नहीं 87 तक, 99 तक, 99 तक बता दें। नहीं, इस क्लासरूम में फैन बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, स्लो।
हाँ भाई, नहीं है 99 तक, पक्का 105 तक, 105 तक। एग्जाम्पलर में कोई किया था, एग्जाम्पलर किए थे बेटा? ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, आगे जो मैंने भेजे हैं सर थर्ड वाला काम। एग्जाम्पलर वाले में, थर्ड वाला। हाँ भाई, देखिए एग्जाम्पलर में थर्ड, द मैच्योर सीड्स ऑफ प्लांट सच एज ग्राम एंड पी। वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है ना, 10 क्वेश्चन उनकी बात हो रही है, उसमें थर्ड है, मैच्योर सीड ऑफ प्लांट सच एज ग्राम एंड पी possess नो एंडोस्पर्म बिकॉज, इनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, क्योंकि दीज प्लांट्स आर नॉट एंजियोस्पर्म। क्या एंजियोस्पर्म नहीं है? नहीं सब एंजियोस्पर्म है। देयर इज नो डबल फर्टिलाइजेशन इन देम, नहीं होता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन तो होगा। एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्म्ड इन देम, नहीं गलत बात है। चक्कर क्या है, जो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, एंडोस्पर्म तो उसमें भी बनता है, सभी में बनता है, लेकिन वो सीड बनने तक यानी मेच्योरिटी तक रहता नहीं, कंज्यूम हो चुका होता है, इसलिए वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। बनता सब में है, ऐसा कोई एंजियोस्पर्म नहीं रहेगा जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बनेगा। तो बेटा रे, यहां पर एंडोस्पर्म गेट्स यूज्ड अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा चौथा वाला। हाँ, और कोई है? हो गए? एग्जाम्पलर में देखो, एट्थ वाला, प्लेसेंटा अटैच टू द डेवलपिंग सीड। प्लेसेंटा जो होता है डेवलपिंग सीड से अटैच रहता है, कहां पर? नियर, हाँ, हाइलम, हाइलम के पास। हाइलम वो पॉइंट है जहां पर कि वो अटैच रहता है सीड के साथ। क्योंकि चक्कर क्या है, जब ओव्यूल पढ़ोगे ना तुम आगे 12th में पढ़ोगे, तो वो जो पॉइंट होता है जहां पे फ्यूनिकल अटैच है, ये हाइलम होता है। क्या होता है ये पॉइंट? हाइलम। और ये प्लेसेंटा होता है। तो देखो ये आगे ब्लू डाई वाला क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का, यानी ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी खुद इशू करती है इनको। और खुद तुम जरा खुद सोचो कि एनसीईआरटी ने खुद इशू किए हैं ये क्वेश्चन, और इसमें भी देख लो पूछ लिया है कि किससे ब्लू डाई मिलती है, जबकि एनसीईआरटी ने बताया तो है नहीं। तो जब वो खुद पूछ सकती है क्वेश्चन तुमसे ऐसा, तो क्यों नहीं दे सकते नीटे भैया? है, बहुत से लोग कहते हैं नहीं एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं आएगा। क्यों नहीं देंगे, जब वो खुद पूछ रहे हैं? ये क्वेश्चन सारे वही होते हैं, देख लेना, हर एक बुक में सेम होंगे एग्जाम्पलर वाले। तो ब्लू डाई किससे मिलती है? नील, इंडिगो फेरा। ये क्वेश्चन है, ये 7th वाला, देख लो आसान सा। मैनी पल्सेज, अब किसी को ये नहीं पता कि पल्सेज क्या है। मैनी पल्सेज दाल जो डेली यूज में आती हैं, किस फैमिली को बिलोंग करती हैं? सोलेनेसी। इतने जूते बजाऊंगा, फेबेसी, बहुत पिटाई लगाऊंगा। सोलेनेसी तो घनसू वेजिटेबल वाली है। आलू के साथ में। हम्म, पोटैटो फैमिली। फिर six, हम्म, क्वेश्चन नंबर 6। 6 वाला, एंडोस्पर्म एक प्रोडक्ट है डबल फर्टिलाइजेशन का, इन एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन सीड ऑफ। बेटा जो अभी मैं बात कर रहा था कि एंडोस्पर्म किसमें एब्सेंट है, डाइकॉट में एब्सेंट होगा, मोनोकॉट में होगा। तो देख मोनोकॉट में होगा तो मेज में होगा। अच्छा, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेज में होगा कोकोनट में होगा, ये तो दोनों हो गए मोनोकॉट है ना, एंडोस्पर्म में। अब मैं तुम्हें बता दूं ऑर्किड, ध्यान से सुनना, ऐसा मोनोकॉट है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, एक्सेप्शनल। मैंने एक्सेप्शन लिखवाए थे। और पता है मोनोकॉट होते हुए भी
और कैस्टर ऐसा डाइकोट है जो एंडोस्पर्मिक है। ये एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी ने दिया, देखो दे दिया। मतलब कैस्टर जो होता है वो तो है बेटा कैसा, डाइकोट। डाइकोट होते हुए भी एंडोस्पर्मिक है। और जो हमारा ऑर्किड है, ऑर्चिड, ये मोनोकॉट है लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक में आता है, दोनों एक्सेप्शन है, समझे। ये दोनों मोनोकॉट हैं तो ये तो एंडोस्पर्मिक है ही है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई तो नहीं है एग्जाम्पलर में, चलिए अब बीच में से कोई बताओ एक आध। अच्छा पहले वो बता देता हूँ, देखो, एक मिनट। अब आ रहे हैं बच्चे, देखना। देखिए भाई, इसमें मेरे पास में जो भेज रखा है, फैमिलीज की बात कर रहा हूँ ना मैं। फैमिली में है मालवेसी, सुन लो मेरी बात, मालवेसी फैमिली, क्रूसीफेरी, जो बता दी मैंने, क्रूसीफेरी तो मैंने बता दी कम से कम। लेगुमिनोसी, कौन सी फैमिली दे रखी है, एगुमिनेसी। जिसकी मैंने बताया था कि 3 सब फैमिली थी, जिनमें से एक फेबेसी एक थी, हाँ 3 बहन थी। और कंपोजिटी, एस्ट्रेसी और ग्रेमिनी, 1 2 3 4 5 फैमिली। ये है अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो फाइनलाइज हुआ। ये पांचों फैमिली के नाम है उनके, नोट कर लिए, क्यों नहीं किए फिर। सर जी, नए वाले में खाली 2 लेने दे रखी। देखो एनसीईआरटी में मैं एनसीईआरटी की बात नहीं कर, कितने तरीके के रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट ने निकाला है नीट के लिए। अच्छा सर, कम हो गया सर, बढ़ गया। ये बढ़ गई, बढ़ गई। मॉर्फोलॉजी बढ़ सर गई, जी, खुद हो रहा है। ऑर्फोलॉजी बढ़ गई। सर ये तो सर जी, जो डायजेशन समझ में आया तो सर जी वही कम कर दिया। ये एल है लेगुमिनोस। और मैंने क्या बताया था अभी, कंपोजिटी, इसका मतलब बेटा नई फैमिली डाल दी। वो केवल एक क्रूसीफेरी देखना छोड़ के वो तो सब हट गई, लिलियसी सोलनेसी तो हट गई। तो फिर हम लोग ग्रेवनी पोएसी वीट वाली, जिसमें ये बता रहा हूँ ना कैरियोप्सिस होता है, ये वही फैमिली है, सर फिर आप अभी ने दोबारा पढ़ाओ। ये वाली फैमिली नहीं। हाँ ये फैमिली कराई जाएंगी फिर एक दिन, बाद में ये फैमिली कराएंगे जो एक्स्ट्रा में है। काम बैठाओ। वो सिलेबस में भेज दूंगा ग्रुप पे, डाल दूंगा। और देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये प्रैक्टिस अच्छी करा देते हैं। अब जैसे ये 74 वाला है, 74 वाला आपको कॉलम 1 कॉलम 2 दे रखे हैं साफ साफ, देखो 71 में मिल गया। 71 कॉलम है मार्जिनल, पेराटल, एक्जाइल, फ्रीसेंटल, बेसल, तो सारे के सारे आपको प्लेसेंटेशन है, उनके आगे आपको एग्जाम्पल मैच कराने हैं। और जब बच्चे ने पढ़ा होगा और जब क्वेश्चन वो करेगा तो उसको रिवाइज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा अपना आप ही, सारे के सारे एग्जाम्पल आ गए उसमें, एक ही क्वेश्चन में सारे पार्ट आ गए। हाँ 69 है। 69,
मैं तो 74 वाला बता रहा हूँ। 74 74 हिंदी में। हाँ, 470 और 4 देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है 86 वाला। ये आ गया ना, मोनोकोटिलेडन सीड पोजेस सिंगल कोटिलेडन। ये रिप्रोडक्शन में भी काउंट हो जाता है। सिंगल कोटिलेडन जो होता है मोनोकोट का, उसको क्या कहते हैं? स्कूटेलम, है ना? तो स्कूटेलम ये क्वेश्चन मैंने बताया था जो आपको उस समय पे। क्वेश्चन क्या मतलब, ये तो आपका बेसिक वो है पड़ा हुआ कि मोनोकोट में जो सिंगल कोटिलेडन है उसका नाम स्कूटेलम होता है। अब एक है 81, इसी में देखें सीड में 81। एक्स इज द स्कार ऑन द सीड कोट। एक्स एक स्कार, स्कार को मतलब जानते हो? हाँ, निशान। निशान होता है स्कार, मतलब धब्बा या निशान। जैसे जब लीफ को डंठल से ही तोड़ते तो वहां पे एक खड्डा सा या निशान आ जाता, नहीं आता? वो स्कार होता है। तो एक्स इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट। ये वो निशान है जिससे कि सीड उस फ्रूट से अटैच था, जिसका भी सीड है उससे अटैच था ना वो। एबव द एक्स इज ए स्मॉल पोर कॉल्ड वाई। अब इसके ऊपर एक पोर है जिसको वाई कहते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था माइक्रोपाइल उस पोर का नाम है, और उसके नीचे जो छोटा सा डिप्रेशन है, स्कार है, वो हाइलम है। ओव्यूल में भी होता है हाइलम और सीड में भी होता है। हाइलम है। और तो ऑप्शन हो गया बी वाला आंसर। हाँ, तो मतलब आंसर बी हो गया। एक्स एंड वाई पूछा है और क्या? देख आंसर, तुझे डाउट है क्या इसमें? देख, दिख रहा है कौन सा आंसर है? बी है फिर। कहाँ पढ़ रहा है तू? मैं बात कर रहा हूँ 81 की। यस सर, 18 हम्म, बैठेगा वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, देख रहे हैं। I'm on that high level to understand. And the experience of हाँ बेटा, तो कहाँ पर थे हम? 81 81 वाला हो गया ना ये, स्कार वो माइक्रोपाइल वाला हो गया ये तो, हाइलम और माइक्रोपाइल। नेक्स्ट, उसके बाद में है कोलियोराइजा कोलेप्टाइल। ठीक है, देखो अगर आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी की लाइनों में, हर एक उस पे क्वेश्चन बना हुआ है, हर एक लाइन पे क्वेश्चन है। बताइए आप कौन से टर्म पे नहीं है? अब इसमें जो मैंने जितने क्वेश्चन भेजे हैं एक्स्ट्रा ही होंगे, या जो एक्स्ट्रा कुछ ऐसे हैं जो काट दी गई, दो चार ऐसे भी थे बियॉन्ड द सिलेबस। बाकी आप देखें सारे के सारे उसमें हैं। लेकिन कितने बच्चों ने किया? हाथ उठाना जरा मुझे ईमानदारी से। किए थे तूने? बस इतने बच्चे हैं मुझे, 8 बच्चे हैं क्लास में जिन्होंने क्वेश्चंस किए। बाकियों को सिलेक्शन नहीं चाहिए, बाकी तो ऐसे ही आ रहे हैं, है ना? बाकी तो ऐसे ही आ रहे हैं ना, बस कि घर वालों को, अड़ोसी पड़ोसियों को दिखाने के लिए हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमारी तैयारी करवा रहे हैं और हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिससे ब्याह ब्याह हो जाए, इधर उधर लोग बाग सुन लें, हाँ भाई तैयारी की जा रही है। ये सर माथा पकड़ के जो बैठा है, क्या नाम है रे? रिहान। हाँ, तो ये मोहम्मद रिहान भी कह रहा है हाँ सर सही पकड़े हो आप, है ना? मेरे अब्बू तैयारी कर रहे हैं कि लड़का हमारा तैयारी करने जा रहा है एमबीबीएस। ये मजाक में नहीं कह रहा हूं मैं, ये गुस्से में कह रहा हूं मैं, मतलब ये डांट लगा के कह रहा हूं कि मेरी बात को समझो कि बेटा अगर आप मेहनत कर रहे हो, देखिए या तो ये होता कि आप कोई आवारागर्दी कर रहे हो, आप यहाँ आने की बजाय कहीं और जा रहे हो, यहाँ नहीं आ रहे हो घर से कह के, तो एक अलग बात थी कि चलो आवारागर्दी कर तो रहे हो, पढ़ाई आपने की ही नहीं, पढ़ने ही नहीं आ रहे, टाइम ही नहीं दे रहे, तो आपको कौन सा हक है या मतलब कुछ ऐसा सिलेक्शन का? जब तुम कर भी रहे हो तो मैं हमेशा मानता हूं कि या तो करो ही मत, करो तो
पूरी तरीके से करो किसी भी चीज में प्रयास। ये तो करना नहीं चाहिए। चलिए खैर, अब मेरी बात कहाँ सुनोगे तुम। 77 है, एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल एंड पियर। क्वेश्चन नंबर 77। अब इसमें क्या आ जाएगा, थैलेमस, क्योंकि कैसे फॉल्स फ्रूट। एप्पल पियर इसी बात में तो थे ना बेटा, क्योंकि उनके ऊपर थैलेमस एडिबल होता था, जो ओवरी के ऊपर था। ये देखो सेम 63 64 सेम क्वेश्चन पे बेस्ड है, बस वहां पे वो उसका एस्टिमेशन का रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया है, 64 वाले में उसका बेटा कोरोला का वो डायग्राम दिखा दिया है तो सेम ही बात ना बेटा, क्योंकि स्टैंडर्ड होता है बड़ा वाला पेटल, फिर विंग्स या एली, और फिर आगे वाले वो कील या कैरिना बनाते हैं। तो देखो 66 वाला देख लो आप, 66 वाला भी मोनोडेल्फस, ये चलो एनसीईआरटी में है तो आप समझ गए, लेकिन अब मोनोडेल्फस दे तो रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन देखो नाम यहाँ पे हिबिस्कस है ना, और वहां क्या दे रखा है देखो एनसीईआरटी में तुम्हारे में, मोनोडेल्फस का देखो ना, चाइना रोज दिया ना। अब बच्चे ने चाइना रोज रट रखा है, वो बस रट्टा जानता है, ये नहीं जानता कि चाइना रोज क्या है। अब तो करना पड़ेगा उसे, मालवेसी फैमिली आ गई कोर्स में। तो वो हिबिस्कस नाम है उसका। तो एक ही क्वेश्चन है सेम, यानी जिस बच्चे ने पढ़ा है एनसीईआरटी में, तो बस उसको बेचारे को बॉटेनिकल नेम नहीं पता, तो गया उसके 5 नंबर, वो गलत लगा के आएगा, क्योंकि गलत होने का मतलब है 5 चले गए आपके। भाई सही होने पर 4 मिलते हैं, गलत होने पे 1 माइनस हो जाता तो 5 का अंतर नहीं आ गया, और 5 के अंतर में दुनिया बदल जाती है। सिलेक्शन रुक जाता है। तभी तो बोलो दुनिया बदल जाती है बेटा, तू समझदार है। एक बच्ची, पहले की बात है पढ़ाई में मेरी, 1 नंबर, जस्ट 1 नंबर अगर उसका होता तो उसका सिलेक्शन में हो जाता गवर्नमेंट कॉलेज में, 1 नंबर नहीं था तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 1 नंबर पे 100 ऑफ स्टूडेंट चलते हैं, 1 नंबर पे 100 स्टूडेंट चलते हैं, और देखा जाता है जिसके बायोलॉजी में ज्यादा है उसको पहले मेरिट में ऊपर रखा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा है उसको नीचे रखा जाएगा, बायोलॉजी में जिसके ज्यादा है उसको पहले मेरिट में, अगर सेम नंबर है तो टोटल, ठीक है, बायोलॉजी से काउंट होती है मेरिट सबसे पहले। तो प्राइवेट में लेने का तो आप जानते हो, प्राइवेट में है ना, अगर प्राइवेट में इतना पैसा सब पे होता है तो गवर्नमेंट ही आपको देखिए फ्री में कोचिंग करा रही है, सुविधा दे रही है ना। फिर क्यों देती जब सब लोगों पे अगर प्राइवेट में जाने का मौका रहेगा तो, फिर तो कोचिंग भी कर लेगा आदमी, 1.5 2 लाख देके। बेटा 1 करोड़ रुपए, है ना, 70 लाख से 1 करोड़ रुपए का खर्चा होता है एक एमबीबीएस है वो, डॉक्टर, जो एक दिन में कमा देता है 10 20 हजार रुपया मिनिमम, एक दिन में मिनिमम 10 20 हजार की गड्डी तो लेके जाएगा ही घर वो, अगर प्राइवेट डॉक्टर है। और गवर्नमेंट अगर डॉक्टर है तब भी एक प्रोफेसर से तो ज्यादा ही ले जाएगा, जो डिग्री कॉलेज में हम लोग प्रोफेसर हैं, उससे तो अगर गवर्नमेंट डॉक्टर है तो वो ज्यादा ही ले जाएगा सैलरी, ये बराबर ले जाएगा। चलो हम ये नहीं बोल रहे, हमारे प्रोफेशन में भी जो सीनियर हो जाते हैं तो वो डॉक्टर से भी ज्यादा है उनकी सैलरी सरकारी गवर्नमेंट में, लेकिन जब गवर्नमेंट में डॉक्टर भी पुराना हो जाएगा तो उसकी सैलरी बहुत बढ़ जाएगी, 2.5 3 3 लाख रुपए महीने। बट प्राइवेट में तो कोई फिक्स ही नहीं है, बंडल कितना भी बड़ा हो सकता है। बैंक भरे जा सके पानी के तले नोटों से। हाँ बहुत ज्यादा, कोरोना काल में देखो क्या मारामारी चली थी। खैर, और कहीं भी कस्बे मोहल्ले में कहीं भी एक एमबीबीएस डॉक्टर अगर बैठ जाए, कस्बे मोहल्ले में एमबीबीएस लिख के डॉक्टर है ना, एमबीबीएस चाहे कहीं से भी किया हुआ, आप देखो भीड़ कैसी लगती है। फिर टेस्ट वगैरह होती हैं, दवाइयां जो होती हैं उनमें सब में उसके पास कमीशन आता है, 40 से 50% टेस्ट का। अगर लेबोरेटरी 1 हजार रुपए का टेस्ट कर रही है कोई चीज, तो उसमें से उधर चले जाए। तो इस बात को तुम नहीं समझ रहे हो, मैं क्या करूं, है ना, कि कितना इम्पोर्टेंट चीज है जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो। तो पता है वो बच्ची का हुआ नहीं, फिर प्राइवेट ले नहीं सकती थी, एक नॉर्मल मीडियम क्लास घर की बच्ची थी,
लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। पहले तो उसका टूट जाता है हिम्मत से, जैसे क्योंकि जब 50-100 नंबर से आदमी सिलेक्शन रह जाए तो एक बार को लगता है कोई बात नहीं, लेकिन जब किनारे पे आकर रुक जाता है 2-4 नंबर से, अगर और उसने अगर एक कम गलत किया होता, जो उसे तुक्का मार दिया होगा ऐसे ही, एक कम गलत किया होता तो उसका सिलेक्शन हो गया। किस्मत को ये मंजूर था, फिर अगले साल सेलेक्ट हुई, अगले साल सेलेक्ट हुई। झांसी से कर रही सर, एमबीबीएस से होगी तो बेटा रे। सभी मिलते भी है स्टूडेंट है। हाँ बेटा, मिलते रहते, सोशल मीडिया पे वो विश करते रहते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे टीचर्स डे को या भूलते नहीं है, और बर्थडे, बर्थडे मतलब बर्थडे और टीचर्स डे, इन पे ज्यादातर वो गुरु पूर्णिमा होती है एक। काफी बच्चों का अपना अलग अलग है। कुछ कभी कभी जैसे आते हैं, और मैं अगर वहाँ आगरा में हूँ तो कभी कभी कुछ मिलने आते हैं बच्चे, जो पुराने बच्चे हैं, तो ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 44, 44 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 44 में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट इन गार्लिक एंड अनियन आर एडिबल। अब वैसे अगर बच्चा सोचे गार्लिक अनियन अंडरग्राउंड स्टेम है या नहीं है, अंडरग्राउंड स्टेम में ही तो आते हैं गार्लिक अनियन, बल्ब है बल्ब, और किस में आते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम में। लेकिन आप जानते हैं कि इसका जो एडिबल पार्ट है, खासतौर से स्टेम, तो इनका बहुत ही रिड्यूस्ड है, इनकी फ्लैसी स्केली लीव्स हैं एडिबल तो। कौन है, फ्लैसी स्केली लीव्स। क्लियर। चलिए, अब मैं तुम्हें वो बता देता हूँ, थोड़ा फ्लोएम पढ़ा देता हूँ, है ना। हो गया बस, ठीक है। सर तो मतलब तो आपके दोनों आज नहीं, तो नहीं आज फुल कंसर आज कुछ टेस्ट वेस्ट था तुम्हारा पुत्र, नो सर। और क्या बताया था। अरे कुछ भी नहीं है सर, केमिस्ट्री की क्लास है जो। अच्छा अच्छा, हो सकता है, क्लास होगी नॉर्मली। तो बेटा देखिए, मैं तुम्हें एक बात बता रहा था, तुम्हें याद है क्या बता रहा था मैं, लोयम फ्लोएम के में दो पार्ट तो डिस्कस भी करा चुका था। सर जी कौन कौन से, एक तो एक तो फ्लोएम फाइबर्स, मैंने बताया था ना, जूट फ्लेक्स सनैप वगैरह, स्क्लेरेंकाइमा वाली फाइबर। और एक मैं आपको बता चुका था फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब देखिए बात आती है, एक तो सीव ट्यूब्स कंपेनियन और एक कंपेनियन सेल्स, इनको निपटा लेते हैं तो फ्लोएम हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा काम ये कर लेते हैं अपन लोग। तो बेटा रे, जो देखिए ध्यान से ना, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब भी वेसल्स की तरह मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं। कैसी होती हैं, मल्टी सेलुलर, वेसल्स की तरह ही। जैसे मैंने वेसल में नहीं बताया था कि एक के ऊपर एक वेसल एलिमेंट्स या वेसल मेंबर लग के ड्रम लाइक मैनर में लगे होते हैं, और वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं वेसल। ऐसे ही सीव ट्यूब जो होती है, वो सीव ट्यूब एलिमेंट होते हैं। कौन होते हैं, वो एक के ऊपर एक लगे होते हैं लगातार लाइन से, और बनाते हैं वो सीव ट्यूब। ठीक है। और बेटा, जो हमारे सीव ट्यूब होते हैं, इनमें उन एलिमेंट्स के बीच बीच में, जैसे मैंने तुम्हें बताया था वेसल में, डायग्राम तो देखो दिमाग में तुम्हारे, वही है वेसल वाला। यस सर। जैसे वेसल में बताया था कि वो परफोरेशन प्लेट पाई जाती हैं, ऐसे ही यहाँ पर सीव ट्यूब में क्या पाई जाती हैं, सीव प्लेट्स। क्या होती हैं, मैं तुम्हें फ्लोएम का डायग्राम बना के दिखाता हूँ। आज हम लोग उन्हें लेके गए थे, मैं अभी उधर से आया हूँ बेटा, कंपनी बाग से, क्लास से पहले ना। तो एमएससी के बच्चे, बीएससी के 2-4 थे, एमएससी के बच्चों को कंपनी बाग का टूर कराया था, क्योंकि वाइल्ड लाइफ वीक चल रहा है ना,
2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक का हमने वो उसका किया। सर जी बीएससी वाले भी गए थे। बीएससी के 2-3 बच्चे आ गए थे। सर जी बता देना अगली बार। तुम्हें बायो में है बीएससी बायो में? जी सर जी। कौन सेमेस्टर? सर जी मेरा थर्ड शुरू हो गया। अच्छा, नहीं 4th वाले बच्चे थे। तो तुम्हें आगे मौका मिलेगा। तो सारे टीचर्स वगैरह, तो उनको लेटर एक बनवा दिया था कॉलेज से, तो फ्री में एंट्री थी। अच्छा। ये नवाब नवाबगंज। नवाबगंज वाला जो चौक है ना, उधर वाला गेट, वहां से गेट से तो पास में ही पड़ जाता उधर। जी सर। बड़ा सा पेड़ सा, और 2 प्रोफेसर, एक रिटायर्ड प्रोफेसर महाराज सिंह कॉलेज के धीमान सर बुलाए थे, एक बीएड कॉलेज के राम कुमार सर थे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीएड, तो उनके लेक्चर कराए थे। तो मैं तो बच्चों को वहीं छोड़ के आ गया कि मैं क्लास लेने जाता हूँ भाई। बच्चे अपने आराम से अपने सेल्फी वेल्फी खींच रहे थे, कोई कीड़े मकोड़ों के फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना। है ना? उनको कह दिया था कि अच्छे से जो फोटो खींचेगा एनिमल्स उनके। तो देखिए, नाम होगा। ये ये मैंने क्या दिखाया है? फ्लोरेंस। ये मैंने दिखाई है बेटा सेव ट्यूब। क्या दिखाई है? सेव ट्यूब। देखिए, ये अब अलग अलग डिजाइन से आपको दिख रही नहीं दिख रही? यस सर जी। मैंने इसमें चारों टिश्यू बनाकर दिखाए हैं समझाने के लिए प्रॉपर आपको। बेटा, आप जानते हैं यहाँ पर ये जो बीच में बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है सीव ट्यूब। क्या है ये? सीव ट्यूब है। अच्छा, सीव ट्यूब आपको दिख रही है कि एक के ऊपर एक सीव एलिमेंट्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं बेटा? यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये कौन है? ये सीव एलिमेंट। और बेटा रे, इनमें जगह जगह पर और इनके एंड पर भी, एंड वॉल पर भी सीव प्लेट्स लगी हुई हैं। क्या लगी हुई हैं? सीव प्लेट्स, जिनमें सीव पोर्स पाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पोर्स भी दिख रहे हैं आपको, जिससे फूड का ट्रांसलोकेशन होगा। बेटा क्या होगा? फूड का ट्रांसलोकेशन होगा। एक काम करते हैं थोड़ा सा, पता है जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात, वैसे तो जालम की तरह ही मैंने बताया कैसे हैं, मल्टी सेलर हैं, है ना, बहुत सारे सीव एलिमेंट्स रखते हैं। लेकिन पता है मेच्योरिटी पर इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता? न्यूक्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्यों सर जी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनना मेरी बात। इनमें यंग जब होते हैं तब तो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बाद में इनमें न्यूक्लियस, है ना, खत्म हो जाता है। किसमें? सीव ट्यूब्स में या सीव ट्यूब एलिमेंट्स में। अगर कभी तुम्हें क्वेश्चन आए कि नॉन न्यूक्लिएटेड कौन सी सेल्स होती हैं प्लांट में, एनिमल में, तो ध्यान रखिएगा प्लांट में तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स या सीव ट्यूब्स, और एनिमल में आरबीसी। हमारी जो आरबीसी होती हैं, पढ़ा है तुमने, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता? क्योंकि पता है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सकें, ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए एडेप्टेशन है ना। क्या नाम है इसका, पीछे वाले का? अनस। अनस। मुंह धो क्या, चल चल जल्दी, मुंह धो क्या। तो आराम से आंख बंद करेंगे, दोनों हाथों से पकड़। हाँ, तो सुना मेरी बात। तो पता है आप इनमें बेटा मेन तो कंडक्टिंग एलिमेंट यही है, सीव ट्यूब। अब
इनके फंक्शंस को, क्योंकि देखिए अगर न्यूक्लियस नहीं है तो इसके मेटाबॉलिक फंक्शंस या जेनेटिक फंक्शंस को कंट्रोल भी तो कोई करेगा। तो इसके जस्ट पड़ोस में मैंने सेल दिखाई है, जरा देखें, कंपेनियन सेल। वो कंपेनियन की तरह रहती है, कंपेनियन मतलब साथी, है ना, सच्चे साथी की तरह साथ में पाई जाती है। एक और चीज नोटिस कर रहे हो, मैंने जगह जगह पर गैप भी दिखाया है। इनसे ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से ना कनेक्टेड भी हैं, या पिट्स वगैरह हैं आपस में, इनकी जो ये वॉल है ना, लॉन्गिट्यूडनल वॉल। तो बेटा ये कौन सी सेल्स बताई हमने, कंपेनियन सेल्स। अब बना तो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी डायग्राम है, लेकिन क्या इतना ही क्लियर है? नो सर जी। ये कंपेनियन सेल है, इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा बेटा। कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि तभी वो अपना भी काम चलाती हैं उसी न्यूक्लियस की हेल्प से, और सीव ट्यूब एलिमेंट्स को भी कंट्रोल करती हैं। देखिए सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल दोनों ही लिविंग पेरेन्काइमा की बनी होती हैं। कैसी सेल्स हैं? लिविंग पेरेन्काइमेटस सेल। इसका मतलब थिन वॉल्ड है ना बेटा, डेड नहीं है, कोई डिपोजिशन नहीं है इनमें। और पता है दोनों ही कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट्स, क्योंकि सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल, इनकी शुरू में मम्मा एक ही थी, यानी सेम मदर सेल से अराइज हुई हैं, सेम मदर सेल से बनी है दोनों। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, एक बार पूछा आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट्स। अच्छा, एक पॉइंट एनसीईआरटी में और मिलता है कि कंपेनियन सेल आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स, है ना, ये लाइन लिखी हुई है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। तो उनके अंदर प्रेशर ग्रेडियंट वो मेंटेन करती हैं कंपेनियन सेल। इसका मतलब ये है कि काफी सारे ऐसे रोल ऐसे हैं जो कंपेनियन सेल के बिना सीव ट्यूब के नहीं हो सकते। क्लियर? दूसरी बात, देखिए यहां पर मैंने और जो तीसरे चौथे एलिमेंट बनाए हैं, ये जो छोटे छोटे बनाई ना सेल, ये मैंने पेरेन्काइमा बना दी। क्या बना दी मैंने? पेरेन्काइमा, फिलोयम, पेरेन्काइमा। और मैंने बेटा ये जो बनाए हैं इधर, ये क्या है? फाइबर्स बना दिए। मतलब कुछ ऐसी डिजाइन बना दी ना उल्टी सीधी सी, जिससे फाइबरस, ये फाइबरस स्ट्रक्चर बना दिया हमने, ये फाइबर का नाम। ठीक है, क्लियर है? तो ये पता डायग्राम है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम का एलएस है ये, एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दरिया काट है। कौन सी? दरिया। अच्छा, बात क्लियर हो गई? तो बेटा आपको पता चल गया फ्लोएम टिश्यू के बारे में, पूरा फ्लोएम। अच्छा, मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि फ्लोएम जो फाइबर्स हैं, ये सेकेंडरी फ्लोएम में ज्यादा पाए जाएंगे, जैसे सेकेंडरी जालम में मैंने बताया था फाइबर ज्यादा मिलती है स्क्लेरन कायमा की। और ये बात मैंने बताई थी लास्ट क्लास में कि स्क्लेरन कायमा के फाइबर होते हैं ना इनमें, तो केवल फाइबर ही ऐसे होते हैं जो डेड होते हैं, बाकी फ्लोएम के सारे टिश्यू कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं, है ना बेटा। तीनों पेरेन्काइमा से बने हैं, देखो भाई, फ्लोएम पेरेन्काइमा है, कंपेनियन सेल है, और सीव एलिमेंट है। अच्छा जी, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, कौन होते हैं? और टेरिडोफाइट, उनमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है ना। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि जाइलम में वेसल्स नहीं पाए जाते, क्या बताया मैंने? अब और एनसीईआरटी में लिखा है ये बात, तो कंपेनियन सेल आया हुआ है AI-50 नीट में, कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती और सीव ट्यूब्स नहीं पाई जाती। तो जिम्नोस्पर्म में थोड़ा सा क्या मिलता है एडवांसमेंट, कि कंपेनियन सेल नहीं मिलती, तो उनकी जगह एल्बुमिनस सेल होती है। कौन सेल होती हैं? एल्बुमिनस सेल्स होती हैं, एल्बुमिनस सेल्स। जैसे एंडोस्पर्मिक सीड को एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं, ये वहीं से नाम आया है, ये देख लो, एल्बुमिनस सेल्स होती हैं किसकी जगह पर? कंपेनियन की जगह।
और पता है जो हमारी सीव ट्यूब्स हैं उन सीव ट्यूब्स की जगह होती हैं सीव सेल्स। क्या होती हैं? सीव सेल्स। वैसे क्यों सीव सेल्स सीव ट्यूब्स की जगह। समझी? हाँ जैसे यहाँ तो ये रिप्लेस कर दी ये बात कर रहा हूं मैं जिम्नो में। सैटेलाइट ये एक्चुअली टेरिडोम नहीं होती बेटा, ये हर्षी सेल्स और एल्यूमिनस सेल्स। मतलब ये क्योंकि आप जानते हो टेरिडो थोड़ा लोअर प्लांट है और जिम्नो थोड़े एडवांस है, तो कुछ तो उनमें बेटर फीचर होगा। इसका मतलब टेरिडो में ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, ज्यादा बड़े होते भी नहीं है ट्रांसलोकेशन। हाँ क्या कर रहा है? यहाँ तो सर जी हमने रिप्लेस कर दी सर जी वेसल्स की जगह भी कोई रिप्लेस करेगा ना, चलो जिम्नोस्पर्म में वेसल्स को कोई रिप्लेस नहीं करता, केवल और केवल ट्रैकिड ही होती है उनकी। तो ट्रैकिड ही मेन कंडक्टिंग एलिमेंट की तरह काम करती है, वहां पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, यहां पर सीव सेल। अब अंतर ये है थोड़ा सा, ये देखो नाम भी एक जैसा ही लग रहा है कुछ कुछ सीव ट्यूब और सीव सेल का, लेकिन सीव ट्यूब में जैसे प्रॉपर सीव प्लेट्स पाई जाती हैं, ऐसे ये देखा गया कि सीव सेल्स में कोई प्लेट प्लेट नहीं पाई जाती है, ऐसे सीव प्लेट कोई ऑर्गेनाइज होके सीव प्लेट नहीं बना रहे सीव कोर्स। तो बस इसीलिए उसका नाम रख दिया गया सीव सेल, और ये सीव ट्यूब सेल। क्लियर है? अच्छा, जैसे वहां पे हमने जालम में बात की प्राइमरी जालम सेकेंडरी जालम, ऐसे ही यहां पर होता है प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम जो पहले से बनता है प्लांट बॉडी में, और सेकेंडरी फ्लोएम तो मैं पढ़ाऊंगा आगे में। जब सेकेंडरी ग्रोथ में जो फ्लोएम बनता है भाई सेकेंडरी जाइलम बनता है, और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है वास्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर? और बेटा रे, जो ये जो प्राइमरी फ्लोएम होता है ना, इसको भी जैसे हम लोग जाइलम को डिवाइड करते थे प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, ऐसे ही फ्लोएम के दो पार्ट होते हैं, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम वही पहले बनने वाला और थोड़ा सा नैरो है उसकी एलिमेंट्स, और जो मेटाफ्लोएम है वो थोड़ा बाद में बनने वाला और थोड़ा लार्जर एलिमेंट्स बड़े हैं, जो ज्यादा कंडक्शन कराएंगे अच्छे से। ठीक है, लेकिन इनके बेसिस पर कोई नाम नहीं होते कि ये सब एंडार्क है या मीजार्क है एक्जार्क है, ऐसा कोई नाम नहीं यूज होता। क्लियर है? तो ये बातें फ्लोएम की हमारी खत्म हो गई। अब फ्लोएम के बाद में हम बात करेंगे बेटा जो हमारा टिश्यू सिस्टम है। देखिए तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम पढ़ते हैं आप। कितने टाइप के? तीन टाइप के। और तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम कौन कौन से होते हैं साहब? हम्म कैसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, टीएस का मतलब टिश्यू सिस्टम यहाँ पे है ना। एक होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और एक होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। समझ रहे हैं आप? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। इधर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एपिडर्मिस बनाने वाला है, जो बाहर वाला पार्ट बनाता है एपिडर्मिस, या एपिडर्मिस से रिलेटेड जो बॉडी पार्ट्स हैं प्लांट के, स्टोमेटा आ गए, लेंटिसिल आ गए, रूट हेयर आ गए, स्टेम हेयर आ गए, ट्राइकोम, ये सारी चीजें बनाएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो कवर करता है प्लांट की बाउंड्री बनाता है ना, उसकी कवरिंग बनाने वाला। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल के को छोड़ के बाकी जो भी कुछ बनाता है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, ये सब कुछ बनाने वाला हाइपोडर्मिस, ये कौन होता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और बेटा रे जो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है वो वास्कुलर बंडल बनाता है, जाइलम फ्लोएम कैम्बियम, ये आते हैं। तो उसमें वास्कुलर बंडल के वो बताऊंगा मैं तुम्हें टाइप वाइप से कौन कौन से होते हैं ना। ठीक है चलो, रहने दें हम इतना। तो मंडे को तुम्हारा वो चलेगा क्या?